रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 10। इतना कहकर उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे चुराकर वहां से जाने लगता है। वह हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सा खौफ पैदा हो गया था। उसकी आंखों को देखकर वो लड़का जिस तरह से बात कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, और ऊपर से वो उसे देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस उसे जाते हुए देखने लगते हैं, जो उसके आंखों से गायब हो गया। इतना कहकर उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे चुराकर वहां से जाने लगता है। वह हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सा ख्वाब पैदा हो गया था। उसकी आंखों को देखकर वो लड़का जिस तरह से बात कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, और ऊपर से वो उसे देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस उसे जाते हुए देखने लगते हैं, जो उसके आंखों से गायब हो गया। लड़के को गायब होते हुए देखकर दानिया कुछ भी समझ नहीं पाती है। वो वही बेंच पर बैठी हुई उसे लड़के ने जो पेपर दिए थे उन्हें देखने लगते हैं। एक एक पेपर को पढ़ने के बाद वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पेपर में उसके इन्फॉर्मेशन की हुई थी। उन दोनों लड़का और लड़की के नाम, एक का महेश वीरेंद्र था और दूसरे लड़की का नाम रागिनी मल्होत्रा था। ये दोनों ही नाम ही फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके कनेक्शन पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे। ये पैसे वालों के साथ साथ एक बिजनेसमैन फैमिली के भी बिलोंग करने लगे थे। दोनों की फैमिली बिजनेस था। डिटेल पढ़ने के बाद उनके दूसरे केस के बारे में वहां पर लिखा हुआ था, जो अश्वत्थामा कुलकर्णी के नाम पर था। वो एक बहुत ही ज्यादा सामान्य परिवार से लड़का था, जो एक कंपनी में काम करता था और अपनी बच्चे और बेटी से बहुत प्यार करता था। उसमें वो हर एक चीज लिखे हुए थे, जिसमें साफ साफ देख रहा था कि उसे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। उसकी कंपनी में ड्रग सप्लाई होते थे और यह गैर कानूनी था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। एक बार सीबीआई को इस बारे में पता चला, और यह उन लोगों को जैसे ही पता चला वैसे ही अश्वत्थामा को अरेस्ट कर दिया, क्योंकि यह सारे एविडेंस झूठे थी, वो उसके खिलाफ थे। उसके बाद उसकी बीवी, जो उसके लिए लॉयर्स के पास जाकर अपने पति के बेगुनाह होने के सबूत ढूंढते हुए दे रही थी, उसे भी इन लोगों ने रेप कर दिया था, और उसकी छोटी बच्ची के साथ भी उन्होंने घिनौना काम किया था। ये सब देखकर उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। वो देखते हैं कि अभी उन दोनों की डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। ये सब पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर इतना ज्यादा दर्द और इतना ज्यादा उदासी आ रही थी कि वह ये सब महसूस करके पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे 3 साल के बच्चे में ऐसा क्या था। जिन लोगों ने उसे तक नहीं छोड़ा उसके फोटोज थे, और उसे लड़के ने ये पूछा भी नहीं, तुम दोनों के साथ आखिर क्या होने वाला है। आगे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी डिटेल्स उसे लड़के के पास कैसे आ गई होगी। ये सब वो सोच रही थी कि तभी उसके साइड में खड़ी हो जाती है रुद्रांशी, जो उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है, और वही उसे ऐसे रोते हुए देखकर वह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और खुद भी रोने लगते हैं। उन दोनों के आंसू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को शांत करती है, और वही बेंच पर बैठकर दानिया पेपर दे देती है, जो उसे लड़के ने उसे दिया था, जिसे लेने के बाद वह हर एक पेपर को पढ़कर अपने सर पर हाथ रखकर परेशान होते हुए, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या चीज है जो मैं समझ नहीं पा रही हूं। ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। क्या ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालो, मतलब तुम ही देखो ना कि हमें इस बारे में कोई खबर ही नहीं है, और कॉलेज के सामने ही यह सब हो रहा है, तुम्हें पता है। जिससे मिली थी ना कुणाल, उसने भी मुझे यही कहा था कि कोई ऐसा कलर है जो लॉयर्स को मारता है, और यह क्यों मारता है, किसके लिए मरता है, कोई खबर नहीं है। पर ऐसा लग रहा है वो उन्हें लॉयर को मार रहा है जो लीगल कम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जितेश से बात कर ली थी, तब उसने मुझे कहा था कि वह उन्हीं लोगों को मारता है जो इल्लीगल काम में शामिल है। और यह जो है सर, मुझे ऐसा लगता है कि सच में वह उन्हीं को मारता है। कि यह उसके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आई, उसका नाम, या वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कोई तो खबर होगी उसकी। दानिया ये सुनकर उदासी भरी आंखों के साथ उसे देखते हुए, मैंने पूछने की बहुत बार कोशिश की, उसने कहा कि मुलाकात होती रहेगी, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। और समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या कह रहा था। कोई ऐसी चीज भी नहीं है उसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन निकालो, हम दोनों का क्लासरूम में जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए हमें कोई हमदर्दी रखनी चाहिए। उन दोनों ने जो किया है वो गलत है,
उन्होंने एक परिवार को पूरी तरह से बिखेर दिया है। उसे 3 साल के बच्चे के साथ रेप होने के बावजूद भी उसे बच्चों को ये हॉस्पिटल में रखवा दिया है। कोई भी इसके लिए लीगली एक्शन नहीं ले रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी यह कानून एक सिर्फ लिखने के लिए है, कोई भी नहीं है जो जैसे की मदद कर सके। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इन्हीं की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो इन सभी को मारे जा रहा है। कहते कहते वो अपनी आंखों को बंद कर देता है, और वही उसकी बात को सुनकर रुद्रांशी अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए, पर ये तो इल्लीगल है। तुम तो जानती हो ना, बिना कोई प्रूफ के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। जज भी इस बारे में पहले पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अपने सवालों को क्लियर करने के बाद ही हर एक चीज की सजा देते हैं। कभी कभी मासूम होकर भी इस बीच में जान चली जाते हैं। ये दुनिया इतनी ज्यादा अजीब है कि इसमें क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है, और कोई सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा है। कहते कहते वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है, और वही यह सब सुनने के बाद दानिया उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर शायद किसी को जस्टिस से भरोसा उठ गया हो। हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, वैसे भी लोगों के बारे में जहां तक मुझे पता है तो कोई किसी को दर्द नहीं दे सकता। पर जब मैं लॉयर की दुनिया में आई जो पता चला एक लॉयर कैसे हो सकते हैं। इसके बारे में मैं स्टडी कर रही थी। उसने भी बहुत हो की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। शायद इसी की वजह से उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं होती है। शायद इसी वजह से हम सभी को अच्छे मान बैठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सब से बारे में सोचना चाहिए। मुझे एक अच्छा लॉयर बना है तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कहते कहते वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और वही उसकी बातों को सुनकर रुद्रांशी यह गहरी सांस लेती है। वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। वो कुछ कहती नहीं है। अब वो कह क्या, उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपना सर हिलाकर उसके साथ बात करने लगती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दानिया आखिर करना क्या चाहती है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। यही सोचते सोचते वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और एक लंबी सांस लेकर अपना शरीर ना देती है, और वो दोनों ही वहां से अब जाने लगते हैं। वो दोनों ही क्लास में आते हैं। क्लास में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। धनुष जाकर लेक्चर अटेंड करने लगता है। वो ज्यादा कुछ बातें करता ही नहीं है, ना ही बाहर से रिलेटेड कोई बातें वह करता है, बल्कि वह नॉर्मल ही सभी का लेक्चर लेने लगता है, और कोई भी उसे बाहर जो हुआ था उसके बारे में पूछता भी नहीं है। ये देखकर दानिया तरह से हैरान हो गई थी। वह हैरानी से सभी की तरफ देखते हैं और फिर एक लंबे सांस लेकर अपना सर हिला देती है। उन्हें इतना समझ आ चुका था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सिचुएशन के बारे में कुछ बातें कर सके। सभी बस अपने से मतलब रखे हुए हैं, या किसी के अंदर कोई हिम्मत ही नहीं थी। वो इस बारे में सोच रही थी। तभी धनुष की नजर उसे पर चली जाती है। वो उसे देखकर बस अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर अपने लेक्चर कॉटन करने लगता है। धनुष को देखकर वो कुछ ना कहकर अपना सर हिला देती है। वो कह क्या, यह उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। धनुष असाइनमेंट रिलेटेड बताने के लिए खड़ा कर देता है। सभी अपने असाइनमेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तभी दानिया को याद आता है, उसने तो असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं की थी, और ना ही धनुष के केबिन से उसने कोई असाइनमेंट ली थी। जो उसने कहां तक येलो फल रखी हुई है वो यही सोच रही थी। तभी उसकी नज़र धनुष के हाथों में रखी हुई येलो फाइल पर चली जाती है। वो क्लास खत्म होने के बाद उसे येलो फाइल को अपनी छोटे खरगोश के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। तभी धनुष की नज़र उसे पर चली जाती है। वो उसे देखकर बस अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर अपने लेक्चर कॉटन करने लगता है। धनुष को देखकर वो कुछ ना कहकर अपना सर हिला देती है। वो कह क्या, यह उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। धनुष असाइनमेंट रिलेटेड बताने के लिए खड़ा कर देता है। सभी अपने असाइनमेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तभी दानिया को याद आता है, उसने तो असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं की थी, और ना ही धनुष के केबिन से उसने कोई असाइनमेंट ली थी। जो उसने कहां तक येलो फल रखी हुई है वो यही सोच रही थी। तभी उसकी नज़र धनुष के हाथों में रखी हुई येलो फाइल पर चली जाती है। वो क्लास खत्म होने के बाद उसे येलो फाइल को अपनी छोटे खरगोश के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। वही लेक्चर खत्म होने के बाद सभी कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में आने के बाद भी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो उन दोनों के बारे में कुछ बात कर सके। दानिया ये देखकर हैरान होने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई कुछ कहा क्यों नहीं रहा है। वो यही सोच रही थी।
तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वो कॉल को अटेंड करती है। तो सामने से कुणाल अपनी शांत आवाज में, तुम्हारा लंच कंप्लीट होने के बाद ऊपर टेरेस पर आ जाना, हम वहां पर कुछ बातें करने वाले हैं। पर वो बस अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेते हुए हम कहकर कॉल को कट कर देता है। और वही रुद्रांशी उसके लिए लंच और लाने लगते हैं, जिससे वो खाना स्टार्ट करती है। और वही दानिया लंच कंप्लीट करने लगती है। रुद्रांशी, मैं उन दोनों के लिए पिज्जा और बर्गर ऑर्डर किया था। सब खाने के बाद वो अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ सोचते हुए, मुझे कुछ काम है तो मैं 2 लेक्चर के बाद आ जाऊंगी, और हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट होना तो मुझे बोल देना, मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वो बिना रुद्रांशी की कोई बात चुने वहां से चली जाती है। और वही उसे ऐसे जाते हो मैं देखकर वह हैरान हो गई थी। वह हैरानी भरी नजरों के साथ, अब इससे क्या हुआ है? लगता है वह सारी चीजों को देखकर यह पूरी तरह परेशान होने लगी है। पता नहीं ये क्या करेगी। भगवान करे ये ज्यादा ना सोच, पहले ही ये कम परेशान नहीं है जो और परेशान हो जाएगी। कुछ खुद में ही इतनी बातें करके वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस ले लेती है। तब तक वहां पर जितेश भी आ जाता है। वो उसे अकेला बैठा हुआ देखकर, सी क्या हुआ है, तुम्हारी वह सहेली नहीं दिख रही है क्या? घबराहट की वजह से वो चली गई, अब घर गया कहीं कोने में छुप कर बैठे हैं रोते हुए? जितेश की बात को सुनकर रुद्रांशी उसे देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। एक बात अच्छे से याद रखना, वह तुमसे बहुत बेहतर है। उसे लोगों के दर्द के बारे में बहुत कुछ पता है। वो तुम लोगों की तरह नहीं है, जो सिर्फ खुद से मतलब रखे। तो बेहतर यही है कि उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना। वो बहुत ज्यादा प्यारी है, और उतनी ही ज्यादा मासूमियत हमारी तरह नहीं है, जो हर एक सिचुएशन को समझकर उसे इग्नोर करे। वो उन सिचुएशन को समझकर परेशान होने लगती है। कहते हुए वो उदास होने लगते हैं। और वही उसकी बात को सुनकर जितेश गहरी सांस लेकर उसे देखने लगता है। वो उसे देखकर एक लंबी सांस लेते हुए, तुमने सच कहा, पर यह चीज अक्सर उसे दर्द ही देने लगेगी, क्योंकि तुम जानती हो यहाँ पर क्या होता है। और वो एक लॉयर बनी है तो उसे पता होना चाहिए कि लॉ बनने के बाद उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जरूरी नहीं ना कि हर एक चीज के बारे में उसे पता चले तो वह उसे चीज को लेकर रोती बैठे। यहाँ पर कितने सारे केसेस हैं, जीने के बारे में उसे पता चलने के बाद उसके साथ क्या होगा, यह वो समझ भी नहीं सकती। हर एक चीज के बाद वह रोना शुरू करेगी। तो एक लॉयर कैसे बनेगी? ये दुनिया है, मतलबी होना होता है। कहकर वो तो वहां से चला जाता है। पर रुद्रांशी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि वो अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेती है और बिना कुछ बोले उसके साथ जाने लगते हैं। वहीं उसे ऐसे जाते हुए कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं, यहां तक कि जितेश के भी नजर उसे पर चली जाती है। कुछ सोचते हुए अपने सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेता है और अपने सर को हिलाकर वहां से गुनगुनाते हुए जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ कुणाल टेरेस जाकर वहां एक झूला रखा हुआ था, वहीं पर वह बैठा हुआ था और सामने बड़े से गार्डन को देख रहा था जो कॉलेज का था। तभी वहां पर आ जाती है दानिया, वहां पर जाकर उसके साइड में बैठ कर देती है। कुणाल उसे देखकर गहरी सांस लेकर, लगते हैं बहुत ज्यादा परेशान है। आज जो देखने के बाद तुमने अपनी नींद कोई भी उड़ा दिया होगा। वैसे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहीं दिख ही नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम कहीं गई थी? दानिया ये सुनकर गहरी सांस लेते हैं। हाँ, बस एक को जगह पर गई थी। वैसे तुम्हें पता चला कि यह किसने किया? क्या हुआ है? कुछ इन्फॉर्मेशन है? तुम्हारी तो फैमिली इतनी बड़ी बिजनेसमैन कि तुम्हारा भाई लॉयर भी है, तो तुम्हें ये सब जानने के लिए कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं होगी। क्यों, सही कहा ना? वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि लोगों को अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करना क्यों पसंद आता है। दुनिया में ना कुछ लोगों की वजह से किसी का भरोसा भी उठ जाता है हम पर से। कहकर वो उदास होने लगती है। वही कुणाल उसके उदास भरे चेहरे को देखा है तो वह एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर अपने शांत आवाज में, क्योंकि किसी किसी के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। कोई पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसके लिए तुम कुछ क्यों ना करो। कोई मजबूरी में करता है तो किसी की अपनी मर्जी होती है। वो हंसने लगता है और वही यह सब सुनने के बाद वो कुछ नहीं रहती है और एक लंबे सांस लेकर उसे देखते हुए, वैसे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आप क्या करना है? वैसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देती है, अब कुछ बचा है? दानिया की इस बात को सुनकर वह एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, वो दरअसल अब हमें, कल तो शनिवार है, संडे को हमें जाना है मेरी फैमिली से मिलने, उनके साथ डिनर है। और हाँ, इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वहां पर जाने के बाद कैसे उनसे बात करना है? वैसे तो मेरी माँ पुराने जमाने की है, पापा भी है और दादी थोड़ी सी गुस्से वाली है,
पर उतनी ही ज्यादा प्यारी वाली है। वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी और तुम्हारे लिए कपड़े भी तो सजेस्ट करने हैं। वैसे तो वो ओपन मैंडेट है, तो जैसे सूट पटियाला ये पहनने की जरूरत नहीं है। मैं एलिगेंट ड्रेस देख रहा हूँ जिसमें से मुझे कुछ पसंद आए हैं, तो हमें वहां पर जाकर लेने हैं क्योंकि आप तुम मेरे साथ आ रही हो। तो ये सब मुझे ही करना होगा, उनके सामने एक परफेक्ट गर्ल बनकर खड़ा होना है जिससे वो तुम्हें स्कैन भी कर तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट हो जाए। वो हर एक चीज करनी है जिससे वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर तुम्हें रिजेक्ट ना करें, सभी को यही लगे कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। वैसे तुम्हारी फैमिली में जो भी प्रोफेशन है, मतलब तुम्हारे पापा क्या करते वो सब कुछ बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ अनकंफर्टेबल फील हो या कुछ भी हो तो मुझे बता देना। फिलहाल मुझे बस इतना ही कहना था, और साथ में यह एक लिस्ट है जिसे तुम्हें पढ़ना है, और अगर कोई भी डाउट मन में चल रहे हैं तो मुझे जरूर बता देना। कहते हुए वो उसे देखने लगता है। वो उसके बातों को सुनकर वो अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है। वो एक लंबी सांस लेकर उसे देखते हुए, ये सब मुझे पढ़ना होगा। सच में ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तुम तो सच में मुझे परेशानी में डाल रहे हो। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं सबको पता ना चले, पर सबको पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दानिया परेशान दिख रही थी और उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर कुणाल गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए, तुम इतनी ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं हूं ना, और वैसे भी अगर कुछ होगा तो मैं हैंडल कर ही लूंगा। इतना भरोसा तो कर ही सकती हूँ। अगर तुम इतनी ज्यादा परेशान होने लगी ना तो मुझे और ज्यादा परेशानी बढ़ने लगेगी। तुम जानती हो ना, अगर सभी को पता चल गया तो क्या होगा मेरा। मैंने जैसे जैसे अपनी फैमिली को बता दिया है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और अगर तुम घबराने लगी तो और बड़ी मुसीबत में चला जाऊंगा। अभी फिलहाल तो तुम चलो, जो मुझे भी कुछ काम है। और हाँ, ज्यादा सोचो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इतना कहकर वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, और वही उसे जाते हुए देखकर वह भी अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगते हैं। उसके चेहरे पर भी परेशानियां थी जो बहुत ज्यादा देखे जा सकती थी। वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और वहां से वह भी चली जाती है। कुणाल उसे जाते हुए देखकर अपने सर पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है, कर रहा हूं वो सही तो है ना, अगर ये सब भैया को पता चल गया तो। इतना कहकर वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, और वही उसे जाते हुए देखकर वह भी अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगते हैं। उसके चेहरे पर भी परेशानियां थी जो बहुत ज्यादा देखे जा सकती थी। वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और वहां से वह भी चली जाती है। कुणाल यूएसएसी जाते हुए देखकर अपने सर पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है, जो कर रहा हूं वो सही तो है ना, अगर ये सब भैया को पता चल गया तो। कुणाल यह सुनकर अपनी ही गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए, पागल मत कुणाल, बंद। यहां पर परेशानियां बढ़ती जा रही है। अगर मैं ऐसे ही बातों के बारे में सोचूंगा तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। पहले कम परेशानियां मेरे सर पर नहीं है, जो और परेशानियों को मैं अपने सर पर रखूं। बेहतर रही हूं कि मुझे सब पर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा खुद पर ध्यान देना चाहिए। इससे बेस्ट रहेगा कि मैं इस सन को ना सोचता रहूंगा। और वैसे भी यह पहली बात तो नहीं है जो उसके सामने वह झूठ बोल रही है। भैया के सामने पहले भी उसने झूठ बोला था। अभी झूठ बोल देंगे तो मुझे नहीं लगता कि भैया उसे पहचान पाएंगे। आखिर एक वही है जो भैया के सामने झूठ बोलने की हिम्मत रखनी है, नहीं तो मेरे जैसे का तो बेहोश होकर बुरा हाल हो जाता। खुद से ही इतना कहकर वह अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेता है और वैसे ही अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। दानिया जो परेशान थी वो ये सोच रही थी कि वह कैसे सबको हैंडल करें। उसका सर भी बहुत ज्यादा परेशानी में दर्द करने लगा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह कैसे सबकी इन्फॉर्मेशन निकले, क्योंकि उसे जानना था कि जितने भी लोग मारे हैं क्या हुआ था उनके साथ, आखिर वो क्यों लोगों को मार रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। वो हर एक चीज उसे जानी थी उसके लिए, पर वह परेशान हो गई थी। उसके लिए ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी होने लगा था। उसे ये पता लगाना ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे वो इंसान लॉयर की जान ले रहा है। वो बस इन सभी सोच में थी, तभी वो ध्यान भी नहीं देती उसका पैर फिसलने वाला था। तभी कोई हाथ उसकी पकड़ लेता है जिससे वो पीछे देखने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे देखते हैं जिसे उसका हाथ पकड़ा था, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही सामने से धनुष उसे अपनी तरफ खींच लेता है
और उसके कमर पर दोनों हाथ रहकर उसे अपनी जगह पर खड़े करके अपनी गहरी आवाज में, अगर हर किसी के बारे में सोचती रहोगी और ऐसे ही रहोगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ने वाली है। अपने दिमाग को शांत करो। इतना ज्यादा सोचने लगोगे तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें दुनिया नजर नहीं आ रही है? जमीन पर पैर रखना ही तुम भूल रही हो और गड्ढे में पैर रखने जा रही हूं। ऐसे क्या चीज है जो तुम्हें वहां पर रख रही है? मुझे भी पता चले ऐसी कौन से बड़े ख्यालों में तुम गई हो। कहते हुए वो उसकी कमर को पकड़ कर लेता है और ये देखकर वो परेशान होने लगते हैं। भले ही इस वक्त कोई स्टूडेंट वहां पर नहीं हो, सभी क्लासेस के लिए गए हो, पर फिर भी अगर कोई वहां पर आ गया तो वो परेशान होते हुए उसके हाथ को पकड़कर, क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं और अगर उन सभी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे? वो सभी मेरे बारे में मुझे ऐसे पकड़ो मत और थोड़ी सा गैप रखो हम दोनों के बीच, सबकी नजरें हम दोनों पर ही आ जाएंगे फिर। कहते हुए वो उससे दूर जाने के लिए पीछे होने लगती है। तभी वो उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वैसे ही उसका हाथ पकड़कर एक खाली से कमरे के अंदर लेकर जाता है और उसे वहीं बैठकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख देता है। रेस्ट रूम थी जहां पर कोई आता नहीं था। वो इस समय छोटे से बेड पर बैठी हुई थी और धनुष ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख दिए थे। वो उसके घबराई हुई मेरी आंखों को देखकर अपनी गहरी आवाज में, अब बताओ ऐसी कौन सी सोच में हो कि उसे तुम्हारी दुनिया गायब होने लगी है? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसी क्या चीज है जिससे तुम इतनी ज्यादा परेशान हो? और हर एक चीज के बारे में मुझे सच सच बताना। मुझे जानना है कि आखिर तुम किस सोच में हो जिससे वह तुम्हें परेशान कर रही है। कहते हुए वो अपने दोनों हाथ उसकी दोनों तरफ रखकर उसकी आंखों में देखने लगता है और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, कुछ नहीं, मुझे उन दोनों के बारे में पता चला। एक लड़का था जिसने मुझे कुछ पेपर दिए थे। उन डॉक्यूमेंट में उन दोनों के कारनामे थे, जैसे कि उसे लड़के और एक लड़की ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया कुछ पैसों के लिए। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। साइकोपैथिक आखिर इतना ज्यादा क्यों है कि वो उन लॉयर को मार रहा है? जैसे कि मैं जिसके स्टडी कर रही थी, वह भी तो लॉयर इल्लीगल काम कर रहा था, उसे भी उसने मार दिया। और उसे लड़के ने मुझे ये कहा कि वह लॉयर की फैमिली सपोर्ट करती थी, इसी वजह से उसकी फैमिली के साथ ये सब हुआ है। क्या आपको ये सब पता है? और उसने कह कि तो तुम तो एक मासूम हो, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैं परेशान होती जा रही हूँ। क्या होगा? लोगों की मदद कर पाऊंगी? क्या ऐसे ही लोगों को मारते हुए देखूंगी? उसकी आवाज में दर्द था, तकलीफ थी, आंखों में आंसू भी आने लगे थे। धनुष ये सुनकर उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके बालों को सहलाकर उसकी आंखों में देखकर, जब तक मैं हूं तब तो कुछ भी नहीं होने वाला है, और वैसे भी लोअर बना है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ही होगा। वैसे तुम्हारी बात सुनकर समझ तो आ गया है कुछ, फिर फिलहाल अभी बहुत ज्यादा छोटी है, स्टडी पर फोकस करो, बाकी काम के लिए मैं हूं ना। मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने से दूर तो करने वाला नहीं थी, तो इतना क्यों सोचना मेरे होते हुए खरगोश? ये सुनते ही दानिया आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। उसके हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। वो उसे देखकर, आप तो हमेशा नहीं रहेंगे ना मेरे साथ, और वैसे भी फ्यूचर में क्या होगा क्या पता आपको टेस्ट चेंज हो जाए और उसके बाद आपको कोई और पसंद आ जाए। वैसे भी आपकी फैमिली नहीं तो आपके लिए एक परफेक्ट लड़की तो पसंद कर ली है, और मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। उन्होंने आपके लिए कितने सारे सपने सजाए होंगे, और आप हैं जो मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ये गलत है ना? कहते हुए वो धनुष को देखने लगते हैं और धनुष ये सुनकर उसके बालों को सहलाने लगता है और फिर उसकी गहरी नीली आंखों में देखकर अपने होठों को उसके होठों पर आकर अपनी मधोशी भारी आवाज में, तुम्हें क्या लगता है धनुष कभी अपनी पसंद को बदल सकता है? तुम तो वो हो जिसके लिए मैंने इंतजार किया है। ऐसे ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर सकता हूँ। ये सोचना बेकार है, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। कहकर उसके होठों को अपने होठों में भरकर लिक करना शुरू कर देता है और साथ में अपने हाथ को वो शर्ट के अंदर ले जाता है। उसकी स्किन को वो टच कर रहा था, सहला रहा था, जिसे महसूस करके दानिया दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वैसे ही उसकी बॉडी पर अपने हाथों को ले जाने लगती है। वो उसे रोकता बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो उसके कंधे पर अपने हाथों को रखकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरने लगती है
धनुष भी उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो वैसे ही है, उसके दोनों लेग जो आपस में प्रेस हो रहे थे उन्हें अलग कर देता है और अपने कमर पर वह बंद कर अपने शर्ट के बटन को खोलकर उसके हाथ को अपने सीने पर रख देता है और उसे सहलाने लगता है। इस बार उसने किस करना बंद कर दिया था। वो वैसे ही उसे देखकर उसके हाथ को अपने सीने पर ले जाकर उसे सहलाते हुए उसको आगे के बटन को खोलने के लिए कह देता है। दानिया ये देखकर परेशान होने लगते हैं। वो परेशानी भरी आवाज में, ये सब क्या है, हम कॉलेज में हैं, अगर कोई आ गया तो। दानिया बात को सुनकर धनुष उसके होठों पर अपने अंगूठे को रखकर अपनी धीमी आवाज में, शुश, डोंट वरी, कोई भी नहीं आने वाला है जब तक मैं हूं, सो नाउ ओपन इट, कहते हुए वो उसे बेहद गहरी और डोमिनेटिंग आंखों से देखने लगता है। इसे देखकर दानिया कुछ कह भी नहीं पाती है। वह अपना सर हिला देती है और उसके शर्ट के बटन को खोलकर हाथों को वहां पर ले जाती है। वो उसके एबीएस को छूने लगते हैं, जिसे महसूस करके धनुष अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को कंट्रोल करके एक लंबी सांस लेता है। उसके गर्म हाथ उसके ठंडी स्क्रीन पर जैसे से आ रहे थे वैसे वैसे वो पिघलता जा रहा था। वो वैसे ही उसकी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को ले जाते हुए चल रही थी। उसके एबीएस टच करके अपनी आंखें बड़ी करती है। तभी धनुष को सोते हुए उसका हाथ पकड़कर वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके, इस समय तो तुम्हारा क्लास होना चाहिए, क्या प्रोफेसर नहीं है जो तुम बाहर आ गई हो। दानिया जो उसे छूने में इतनी ज्यादा खो चुकी थी, वो उसके सवाल को सुनकर पूरी तरह से घबराने लगते हैं। चेहरे पर पसीना पसीना आने लगता है। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके उसे देखने लगती है और वही उसके चेहरे पर पसीने को देखकर धनुष उसके हाथ को पकड़कर वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए, सी छोटा खरगोश, क्या सच में तुम यहाँ पर लेक्चर को बिना अटेंड किए घूम रही हो, वो भी ऐसी चीजों के बारे में सोचकर जो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। क्या कैसा है, या किसी और चीज के लिए तुम लेक्चर को अटेंड नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है ना लेक्चर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसे अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? वह अपनी शर्ट के बटन को लगाकर एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने साथ ले जाकर, इसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें शाम को दे दूंगा, पहले मेरे साथ चलो, लेक्चर अटेंड करो। उसकी आवाज इस समय बहुत ही ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा भयानक साउंड कर रही थी। दानिया तरह से परेशान होने लगी थी। उसने उसका हाथ अब छोड़ दिया था। क्लासरूम के सामने प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे वो धनुष को देखकर शांत हो जाते हैं। धनुष अपनी शांत आवाज में, मुझे कुछ काम था, इसकी वजह से एक असाइनमेंट के लिए मुझे अपने केबिन में बैठना पड़ा था, हम पर आप मेरा काम हो गया है, तो प्रोफेसर जोगेंद्र जी आप इसे ले सकते हैं। जोगेंद्र यह सुनकर मुस्कुराते हुए, लगता है अपने पनिशमेंट बहुत अच्छी दी है अपने स्टूडेंट को, चेहरे पर घबराहट और परेशानी है। वैसे अगर असाइनमेंट कंप्लीट होगी नहीं, इसके इसी वजह से अपने पनिशमेंट दिया होगी। मैंने सुना है आपकी असाइनमेंट की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। ऐसे असाइनमेंट मत दीजिए जिससे स्टूडेंट घबराने लगे और कॉलेज से ही बाहर चले जाए। जोगेंद्र की बात को सुनकर धनुष गहरी सांस लेता है। वो अपने छोटे खरगोश को क्लास के अंदर जाने का कहकर जोगेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा ही वो सिखाता हूँ जो जरूरी है, ना कि उन्हें एक ऐसा लॉयर बना है जो पैसों के लिए अपने ही ईमान को भी बेच दे। जरूरी यह नहीं है कि स्टूडेंट को पनिशमेंट कौन से देता हूँ और कौन सी मुसीबत है उनके सामने आती है, जरूरी यह है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, उनके एबिलिटी पता चलती है। और रही बात मेरे स्टूडेंट की, तो मुझे पता है कैसे स्टूडेंट को हैंडल करना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरा हर एक स्टूडेंट मेरी क्लास से परफेक्ट होकर ही आगे के क्लास में जाता है। उसके बाद उसे क्या सिखाया जाता है यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं। आजकल जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें हर किसी का हाथ है। स्टूडेंट्स को वह पता ही नहीं है जो उन्हें पता करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा बात करना बेफिजूल होगा। आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आता है जाएगा प्रोफेसर जोगेंद्र जी। अपनी बात पूरी करके एक नज़र अपने छोटे खरगोश को देख और फिर वहां से चला जाता है। रुद्रांशी हैरान थे कि आखिर दानिया कहां पर थी, उसके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। जितेश भी उसे देखा है पर कुछ कहता नहीं है और अरुण उसके साइड में बैठा हुआ था पर वह भी कुछ कहता नहीं है। उसे भी लगता है कि कुछ तो अजीब है, पर क्या यह उसे समझ नहीं आ रहा था। स्टूडेंट ज्यादा ध्यान न देकर स्टडी पर फोकस करने लगते हैं। जोगेंद्र सबको स्टडी के बारे में बताने लगता है। फिर अचानक उसके दिमाग में क्या ख्याल आ जाता है, वो वहीं पर बैठकर सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए, उसके बारे में किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल मन में है तो पूछ सकता है, यहाँ पर मैं हूँ।
और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं हमारे स्टूडेंट के सवालों के जवाब दे सकता हूँ। क्या ख्याल है, कोई सवाल करना चाहता है मुझसे? ये सुनते ही स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जितेश प्रोफेसर की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, प्रोफेसर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर इतने सारे प्रोफेसर थे, उन्होंने इस बारे में बात नहीं किया। आपने ऐसा अचानक बात की, यह थोड़ी हैरानी वाली है और साथ में परेशानी वाली है। वैसे अगर आपको इस बारे में पता है तो आप हमें बता सकते हैं। फ्यूचर में हमें ये सब बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने को मिल सकता है। हमें जानना है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जो इसी साल ग्रेजुएट होकर लॉयर बने थे, वह भी प्रेशर उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ है? जिदेश की बात को सुनकर प्रोफेसर जोगेंद्र उसी की तरफ देखकर, तुम वही हो ना ट्रस्टी के बेटे मिस्टर राणा के बेटे, राइट? वैसे तुम्हारे सवाल को सुनकर मुझे हैरानी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसे सवाल करोगे। अगर एक बिजनेसमैन के बेटे होने के बाद तुम इसे सवालों को पूछने की हिम्मत कर रहे हो, सबसे हैरानी वाली बात तो है, और इस सवाल के जवाब कोर्ट में खुद ही ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है और साथ में कुछ सीखने की भी जरूरत है। और रही बात इस बारे में जानने की, तो इस बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए अपने लिमिट। अगर अपनी लिमिट से वह बाहर जाने लगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें लिमिट में लाना बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। यह एक मर्डर और रेप केस है जिसके बारे में आपको एविडेंस नहीं है, और यहां तक कि जिन्होंने ये रेप किया है उनकी डेड बॉडी मिली है। इसका मतलब साफ है कि जिसने भी यह किया है उसने हर एक चीज की प्लानिंग करके ये सब किया है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई फायदा उठाकर सिर्फ मारना चाहता है बिना किसी की नजर में आए। ये सुनते ही दानिया सोचकर प्रोफेसर जोगेंद्र की तरफ देखकर, और इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर उन दोनों को मारने की क्या वजह थी? और उन लोगों को भी कोई ना कोई तो वजह होगी। बिना वजह के कोई किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, तो फिर किसने उनके साथ ऐसा गलत किया होगा? और उन दोनों लॉयर्स ने क्या किया था? वह तो हमारे सीनियर्स थे और कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट होकर उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। फिर उनके साथ इतना बड़ा होने का रीजन क्या है? कोई ऐसा वजह होगी जिसके साथ वजह से उन्हें के साथ इतना सब कुछ हुआ। अगर फ्यूचर में हमें वो बच्चा पता चली तो हम भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जोगेंद्र उसके सवाल को सुनकर कुछ पर यूं ही उसको देखने के बाद कुछ सोचते हुए उसे देखकर, तुम्हें क्या लगता है क्या गलती की होगी जो उन दोनों के साथ इतना बुरा हुआ? तुम्हें कुछ आइडिया है? मरने वाले ने कोई सबूत नहीं छोड़े हैं, उसने खुद भी रेप नहीं किया है बल्कि उसने किसी और से करवाया है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसी नफरत होगी जो उसकी वजह से उन दोनों पर ये सब किया है। वैसे किया था यहाँ पर तीन चीज देख सकती है। या तो उन दोनों ने कुछ ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से जो भी कोई होगा उसने ये करवाया होगा, या कोई ऐसा होगा जो उसे लड़की से प्यार करता है, या कोई ऐसी वजह होगी कि उसे हिसाब से नफरत है, उसे लॉयर शब्द से नफरत है। तुम्हें क्या लगता है इन तीनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन हो सकती है? ये सुनकर वो कुछ सोचने लगते हैं। स्टूडेंट सोसाइटी देख रहे थे और वही दानिया कुछ सोचते हुए जोगेंद्र की तरफ देखकर, उससे अगर प्यार करता तो वह किसी और से रेप करवाता नहीं बल्कि खुद उसे के साथ ही वो सब करता। दूसरे, अगर कुछ ऐसा होता तो डेड बॉडी को हमारे कॉलेज के सामने क्यों लाता? क्योंकि यह तो उसका पर्सनल है। ये दोनों चीज अगर मैं जो सोच रही हूँ वो गलत भी हो सकती है, पर मुझे फिलहाल तो यही लग रहा जैसे कोई है जो बस नफरत की वजह से कर रहा है। अगर उसने ये सब किया तो कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच एक घबराहट होने लगेगी। बिना सोचे समझे किसी डेड बॉडी को यहाँ पर लता नहीं है और लाकर यहाँ पर रख दिए। ऐसी जगह है जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, किसी ने नहीं देखा उसे, ऐसा नामुमकिन है। डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक कर चला जाता है और कोई देखता तक नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है प्रोफेसर? उसके इस सवाल सुनकर जोगेंद्र भी सोच में पड़ जाता है। उसने सीसीटीवी फुटेज भी देखी थी। सीसीटीवी फुटेज का किसी ने छेड़छाड़ किए गए थे। 2 सेकंड के लिए वो फुटेज बंद होकर स्टार्ट हो गई थी। जहां डेड बॉडी नहीं थी वहां पर 2 डेड बॉडी के साथ एक लेटर भी था। वो लेटर प्रिंसिपल ने अपने पास रखा था। सब लोग हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि वो दोनों डेड बॉडी यहां पर कैसे आई। ये तक कि पता लग रहा था उन दोनों के साथ क्या हुआ था। ये सब सोचकर जोगेंद्र कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर, फ्यूचर में तुम एक बहुत अच्छी लॉयर बन जाओगी, पर हाँ याद रखना लॉयर बना इतना भी आसान नहीं है। स्टडी के बाद तुम्हारी असली स्टडी स्टार्ट होती है। जिंदगी की जहां पर मुसीबत हो उसके बारे में पहले ही सोचकर पर रखना, क्योंकि इंसान जब किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो उसमें उसे खतरा भी होता है।
कहते कहते वो शांत हो जाता है और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया खामोशी से उसे देखने लगते हैं। वो कुछ भी नहीं कहती है, उसके चेहरे पर हर किसी परेशानी थी। जोगेंद्र वो उसे देखकर एक गहरी सांस लेते हुए, परेशान मत हो, जिंदगी ऐसी होते हैं। यहाँ पर यह अपने ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें कैसे बना है। दो लॉयर होते हैं, दोनों में से एक पैसे को खाने वाला होता है और दूसरा लॉयल्टी के लिए जीता है। अब तुम्हें ये सोचना है फ्यूचर में तुम्हें क्या बना है, क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। असल दुनिया बहुत बुरी होती है। अपनी फैमिली से पूछो कि वह कैसे अपनी जिंदगी को सरवाइव करते हैं। कहकर जोगेंद्र एक नजर दानिया देखा है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उसके जाते हैं, जितेश उसके पास आ जाता है। वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए, कंग्रेचुलेशन, तुम प्रोफेसर धनुष के नजरों में आने के बाद प्रोफेसर जोगेंद्र की नजरों में भी आ गई। वैसे मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ आंसर दोगी। तुम्हें क्या लगता है आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उन दोनों को ये सब मिला? वह भी एक लॉयर थे और बहुत अच्छे वाले, फिर क्या हुआ होगा, उनके साथ क्या गलती की होगी उन्होंने? जोगेंद्र की बात के बारे में दानिया सोच रही थी, पर जितेश के ये सवाल को सुनकर वह अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेकर उसे देखते हुए, लॉयर तो तुम भी हो। वैसे भी तुम सारी चीजों को छुपाना बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम ही पता लगाओ, आखिर इतने बड़े जो लॉयर हो, फैमिली इतनी बड़ी है तुम्हारी। और अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर तुम्हें बताती, पर मैं खुद ही सबके लिए कंफ्यूज हूं। वैसे एक बात मुझे इतना पता चला है कि जितने भी लॉयर बने हैं वह आगे बढ़े हैं। अभी जिन्हें ने कॉलेज की डिग्री कॉलेज से लेने पर उन सभी के सामने दो रास्ते थे। किसी ने एक अच्छाई का रास्ता चुन लिया तो किसी ने भ्रष्टाचार। इतना समझ लो कि अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। क्या पता उन दोनों ने कुछ गलती की होगी, जाने अनजाने में सही, और पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों के लिए दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। ये क्यों मुझे खुद ही नहीं पता है। कहकर वो रुद्रांशी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, क्या तुम मेरे साथ कहीं आना चाहोगी? रुद्रांशी यह सुनकर अपना सर हिला देते हैं। वह हैरान थी उसकी बातों को सुनकर। जितेश उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, क्या मैं आ सकता हूं, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। दानिया ये सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है एल, वैसे भी तुम भी तो बुरा ही हो। सच्चाई को छुपाते हो अपने प्रॉफिट के लिए। अच्छा है, इसमें कितना भी किसी को तकलीफ हो, किसी की जिंदगी बर्बाद हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होने का। आखिर तुम्हारी नजरों में जो पैसे वाला है वही सच्चा होता है, बाकियों की तो कोई वैल्यू नहीं है। सी और मैं ऐसे इंसान को कैसे वहां पर ले जा सकती हूँ? तुम्हें तो यहीं पर रहकर अपने आगे के स्टडी के बारे में सोचना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है आगे के लेक्चर ऑफ होने वाले हैं, आज सभी को जल्दी छोड़ने वाले हैं। मैंने आते वक्त नोटिस बोर्ड पर नोटिस पढ़ ली थी, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहने करो वहां से चली जाती है। और वही उन दोनों को जाते हुए देखकर अरुण जितेश के पास आकर, किसने तो सोच में तुम्हारी बेइज्जती कर ली। वैसे इसकी बातों में मुझे कहीं पर भी गलत नजर नहीं आया है। तुम्हारी जो सच है उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे आगे का प्लान क्या है, क्या करने वाले हो उसके साथ? कॉलेज में वह आए हुए मुझे लगता है 1 हफ्ता हो गया उसे, अभी तक तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं है। लगता है सुधर गए हो भाई। कहते कहते वो उसे देखने लगता है और वही उसकी बातों को सुनने के बाद जितेश एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए, अगर तुम्हें मेरे हाथों से मारना नहीं है तो अपना मुंह बंद कर दो और यह पता लगाओ कि यह जा कह रही है। और तुम्हें कुछ पता चला कि बाहर जो दो लड़के थे उनके बारे में, आखिर वो दोनों के साथ क्या हुआ था और उन दोनों को यहाँ पर क्यों लाया है? प्रिंसिपल या प्रोफेसर से कुछ पता चला? मैंने पापा से कॉल तो किया था, पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। अरुण ये सुनकर उदासी भरी आवाज में, अगर पता होता तो बताता नहीं। कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है उनके बारे में, बस इतना पता है कि कुछ तो बुरा है। पूरा कॉलेज उसे छुपाने में लगा हुआ है। सोचो ये दोनों हमारे ही को कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए हैं और उन दोनों के साथ क्या हुआ है, ये बाकी हालत तो उसे से है। मतलब मुझे लगता है वही साइकोपैथिक अब फिर से आ गया है, जिसके बारे में लोग कहते थे, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे। उसने कितने लोगों की जान ले ली थी, 60 या 50, साथ में उनकी फैमिली को भी जलाया था। दहशत तब बन गई थी लॉयर के बीच, कोई भी लॉयर बना नहीं चाहता था। और देखो आज भी उसने दहशत फैला दी, जिसकी वजह से हर किसी के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। कोई भी वहां तक जाना नहीं चाहता है क्योंकि हर किसी के अंदर अब घबराहट आने लगे हैं। कहते हुए वो उसे देखा है, पर वही उसकी बातों को सुनने के बाद जितेश उसे देखकर बस उसे घूरते रहता है।
फिर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वही उसे जाते हुए वह देख रहा था। वो कुछ कहता नहीं है। अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को लिए वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे वह सामने खड़े लड़के को देखकर, भाई क्या हुआ है, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा मोबाइल तो टूट गया और साथ में मेरी हड्डी भी कमर की टूट गई है। लड़का अपना हाथ आगे करता है, जिससे अरुण पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखा है तो वह लड़का अपनी शांत आवाज में, तुम्हारे क्लास में वह नीली आंखों वाली लड़की कहाँ पर है, क्या वो क्लास से चली गई? उसकी बात को सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि नीली आंखों वाली लड़की कौन है। तभी उसे याद आ जाता है उसके क्लास में सिर्फ एक ही नीली आंखों वाली लड़की है और वह है दानिया। पर वह हैरान था उसे लड़के को देखकर कि आखिर वो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। वो उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम कौन हो और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो भाई, पहले ही बता रहा हूं, उसे पर मेरे दोस्त की नजर है और अगर कॉलेज से बाहर नहीं निकालना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करके कहीं और नजर डाल दो, तुम्हारे लिए ही बेहतर रहेगा। ये सुनकर वो लड़का बस उसे आंखों से देखा है और कुछ ना कहकर वहां से चला जाता है। पर उसे लड़के की आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इतनी की और उनके चेहरे पर पसीना आने लगता है। ये धनुष के आंखों की तरह नहीं थी, पर हाँ उससे कम बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों को देखकर उसकी घबराहट बढ़ने लगते हैं और चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है। दानिया रुद्रांशी के साथ आ जाती है अस्पताल में, जहां पर आने के बाद वो डॉक्टर के पास जाकर अश्वत्थामा की पत्नी और बेटी के बारे में खबर निकलने लगते हैं। पर डॉक्टर यह सुनते ही उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गई थी। दोनों बाहर आ जाते हैं। रुद्रांशी उसे देखकर हैरानी भरी आवाज में, आखिर डॉक्टर का चेहरा ऐसा क्यों बन गया था? और तुमने देखा उसके चेहरे पर पसीना भी बहुत ज्यादा था और बाहर भी ऐसे निकल, मतलब हम तो वहां पर कुछ है ही नहीं, ऐसे कैसे वो कर सकता है? दानिया ये सुनकर अपने सर पर हाथ रखकर परेशानी भरी आवाज में, यही तो समझ नहीं आ रहा है, ये डॉक्टर आखिर क्या छुपा रहा है? क्या ये भी इसमें मिला हुआ है? मतलब डेड बॉडी तो दिख ही सकता है, मुझे इतना तो पता है डेड बॉडी अंदर है, पर कहां पर है यह नहीं पता है। ये कैसे निकाले इन्फॉर्मेशन? फिलहाल तो हमें हॉस्पिटल से जाना होगा क्योंकि सबकी नज़र हम दोनों पर ही है। कहते हुए वो दोनों वहां से जाने लगती है। तभी डॉक्टर उन दोनों को जाते हुए देखकर किसी को कॉल लगने लगता है। दानिया रुद्रांशी की कामें बैठ जाती है। इस समय उसके चेहरे पर ईशानी और बेचैनी थी। वो बैठ जाते हैं। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वो जैसे ही मोबाइल को देखते हैं तो धनुष का कॉल आया हुआ था, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर वो कॉल को अटेंड करती है। अपनी नज़र तिरछी करके वह रुद्रांशी की तरफ भी देख रही थी। वो अपनी शांत आवाज में, हेलो बोलिए, क्या हुआ है? सामने से धनुष अपनी ठंडी आवाज में, इस समय तुम कहां पर हो? धनुष की ठंडी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो दानिया चेहरे पर पसीना आने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फिर भी एक लंबी सांस लेकर अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर, जी मैं बाहर हूँ, दोस्त के साथ आई हूँ, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है? धनुष ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज में, मैंने पूछा इस समय तुम कौन सी जगह पर हो इडियट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।